हेलो दोस्तों, यह है मेरा फाइनल लेसन प्लान ऑफ बायोलॉजी। इसमें मैंने वायरस विषाणु टॉपिक लिया है। तो ये सबसे पहले हम इंडेक्स बनाते हैं। इंडेक्स में सीरियल नंबर है, पहला डेट, दूसरा है लेसन प्लानिंग, तीसरा है पेज नंबर, चौथा है हमारा टीचर सिग्नेचर। तो सबसे पहले हमने सीरियल नंबर में फर्स्ट नंबर डाला और इसमें एक ही लेसन प्लान बनता है। डेट, जिस दिन हमारा प्रैक्टिकल होगा उस दिन की डेट डलेगी। विषाणु हमारा टॉपिक का नाम है। पेज नंबर 1 से 9 इसमें पेज तक आया है। तो उसके बाद आता है हमारा पाठ योजना संख्या 1। इसमें एक ही बनेगा, इसलिए बस एक ही डला है। सबसे पहले दिनांक, जिस दिन प्रैक्टिकल होगा उस दिन की दिनांक डल जाएगी, डेट डल जाएगी। कक्षा, जिस कक्षा का है, विषय जीव विज्ञान है, उपविषय जंतु विज्ञान है इसका। चक्र तीसरा, अवधि 35 मिनट, प्रकरण वायरस है। वायरस जो प्रकरण होता है उसके नीचे हमें अंडरलाइन जरूर करनी चाहिए। विद्यालय का नाम, जिस भी विद्यालय में मेरा प्रैक्टिकल होगा उसका नाम डाल दिया जाएगा। छात्र अध्यापिका नाम, मैंने यहाँ अपना नाम डाला, आप लोग अपना डाल सकते हैं। सामान्य उद्देश्य में आप कितने 4-5 उद्देश्य लिख सकते हैं। मैंने खैर 8 लिखे हैं, आप इजीली ये देख सकते हैं। ये स्क्रीनशॉट लेकर इजीली आप बना सकते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे विशिष्ट उद्देश्य। तो विशिष्ट उद्देश्य में मैंने लिखा है कि छात्रों को वायरस के विषय में जानकारी प्रदान करना और वायरस से संबंधित रोग की जानकारी देना है। पूर्व ज्ञान में बच्चों को सूक्ष्म जीव के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। शिक्षण सहायक सामग्री आती है, फिर उसमें शिक्षक सहायक सामग्री में आप चौक, रोलर बोर्ड, डस्टर और कक्षा उपयोगी समस्त सामग्री। पर दूसरा जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आप विषाणु के रासायनिक संगठन को प्रदर्शित करता हुआ चार्ट बनाकर ले जाना और ये लिखना भी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आते हैं हमारे पाठ प्रस्तावना। इसमें छात्र अध्यापक क्रियाएं करती हैं, मतलब क्वेश्चन पूछती हैं बच्चों से, जो बच्चे बैठे होते हैं जिनके सामने हमारा वाइवा हो रहा होता है। उसके बाद छात्र क्रिया, मतलब छात्र या छात्रा क्रिया, जो भी बच्चे बैठे होते हैं वो उसका आंसर देते हैं। जैसे कि मेरा पहला क्वेश्चन है कि ऐसे जीव जिनको हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते, मतलब कि जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, जिन्हें सिर्फ सूक्ष्मदर्शी द्वारा ही देखा जाता है, तो उन जीवों को क्या कहते हैं? सूक्ष्म जीव कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है मेरा, और क्वेश्चन जो बनाए तो जो आंसर हो उसी को लेकर क्वेश्चन बने। इस वर्ड का आना जरूरी है, इससे क्या क्रम बना रहता है। तो दूसरा क्वेश्चन बनाया मैंने, सूक्ष्म जीव के कुछ उदाहरण बताइए। तो दूसरा क्वेश्चन का आंसर है कवक, विषाणु, प्रोटोजोआ आदि। अच्छा, तीसरा है टीएमबी वायरस किसे कहते हैं। अब बच्चे ये नहीं बता सकते हैं क्योंकि ये टीएमबी वायरस एक समस्यात्मक प्रश्न हो गया। ये वाला मैंने खुद अपनी तरफ से डाल दिया, आप भी डाल सकते हैं कि भारत में अभी कौन सा वायरस फैलाता है और किस संक्रमण द्वारा। तो अभी कोरोना वायरस फैलाता है और किस संक्रमण द्वारा? कोविड-19 द्वारा। उसके बाद आता है हमारा उद्देश्य कथन। अच्छा, उद्देश्य कथन जो है ऐसे करके लिखो, जब लिखना तो उसके बाद अगर फिनिश हो जाए तो उसके नीचे से रिपीट नहीं मारना, हमें ये पूरी लाइन लेनी है, क्योंकि हम पूरा पेज, दोनों पेजों को एक पेज मान के चलेंगे। तो ऐसे करके हमें पूरा उद्देश्य कथन लिखना है। उद्देश्य कथन में क्या लिखा है हमने? आज हम विषाणु वायरस की क्रिया के बारे में अध्ययन करेंगे। फिर उसके बाद ये सारणी हमें बनानी है, जिसे बोलते हैं प्रेजेंटेशन। सबसे पहले मैंने क्रम संख्या, फिर शिक्षण बिंदु, फिर प्राप्य उद्देश्य, फिर छात्र अध्यापिका क्रिया। जो छात्र अध्यापक होगा वो अध्यापक लिखेगा, जो अध्यापिका होगी वो अध्यापिका लिखेंगी। यहाँ पे छात्र क्रियाएं, विधि, प्रविधि, श्यामपट्ट कार्य, शिक्षण सहायक सामग्री, जो चार्ट हम ले जाएंगे उस पर ये बनाकर ले जाएंगे। ये हमारे शिक्षक में सहायक करने वाली सामग्री है। तो पहला टॉपिक है मेरा इसमें विषाणु। तो सबसे पहले प्राप्त उद्देश्य में ज्ञानात्मक है कि विषाणु क्या है। तो बच्चे बोलेंगे विषाणु एक प्रकार का सूक्ष्म जीव है। और ये कौन सी विधि है? ये प्रश्नोत्तर विधि है। दूसरा क्वेश्चन है कि विषाणु का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो जो समस्यात्मक प्रश्न हो गया, बच्चे इसका कुछ आंसर देंगे, कुछ मतलब कि उल्टा सीधा कैसा भी आंसर देंगे। तो एक संभावित उत्तर दिया छात्रों ने। तो इसके बाद छात्र अध्यापिका का कथन आएगा, जो कि वो खुद बोलेंगी। विषाणु लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है विष। विषाणु अति सूक्ष्म होते हैं, ये जीवित कोशिकाओं में परजीवी रहते हैं, परंतु कोशिका के बाहर ये निर्जीव हो जाते हैं। इसको सर्वप्रथम जर्मन वैज्ञानिक एडोल्फ मेयर ने तंबाकू की बीमारी के अध्ययन में सन 1886 में खोजा था। और इसके बाद यहाँ लिखेंगे छात्र क्रियाओं में कि छात्रों ने ध्यानपूर्वक सुना व लिखा। विधि प्रविधि में व्याख्यान विधि, को कि यहाँ हमने इसकी व्याख्या करी। अब आता है श्यामपट्ट कार्य। तो श्यामपट्ट कार्य में वही मोस्ट इंपोर्टेंट लिखे जाएंगे, जो पूरी डिटेल ना लिख के मोस्ट इंपोर्टेंट चीज लिखनी है। जैसे कि विषाणु का अर्थ विष है, जीवित कोशिकाओं में परजीवी रहते हैं, कोशिका के बाहर ये निर्जीव हो जाते हैं। एडोल्फ मेयर ने 1886 में तंबाकू में
TMB मतलब कि टोबैको मोज़ेक वायरस की खोज की थी। ये मैंने एक वायरस का डायग्राम बना दिया है, ये आप लोग बना सकते हैं, ये चार्ट पेपर पे बनाकर आप वहाँ समझाने के लिए ले जा सकते हैं कि ये डीएनए है, ये इसकी कैप्सिड है, ये कवच है, ये वायरस का चित्र है, जो कि हम सहायक सामग्री के तौर पर चार्ट पेपर पर बनाकर कल ले जाएंगे। फिर दोबारा से हमने यही सारणी बनाई है बिल्कुल उसी तरीके से। अब दूसरा टॉपिक आता है इसी में विषाणु की संरचना। तो विषाणु, पहला क्वेश्चन पापोद्देश्य में आप ये लिख सकते हैं, विषाणु का छात्र अध्यापक क्रिया में पहला क्वेश्चन आता है विषाणु किससे मिलकर बना है। तो हम छात्र बताते हैं कि विषाणु न्यूक्लिक अम्ल व प्रोटीन से मिलकर बना है। दूसरा, विषाणु में कौन कौन से न्यूक्लिक अम्ल पाए जाते हैं। तो विषाणु में डीएनए व आरएनए दो प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल पाए जाते हैं। डीएनए व आरएनए का पूरा नाम क्या है। तो डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है और आरएनए का पूरा नाम राइबोन्यूक्लिक एसिड है। अच्छा, विषाणु की रासायनिक संगठन क्या है। छात्रों ने संभावित उत्तर दिया, इसको उत्तर देने में वो संभव नहीं हो सके। फिर उसके बाद हम व्याख्या करेंगे। ये रही हमारी प्रश्नोत्तर विधि, क्योंकि इसमें हमने क्वेश्चन करे हैं। ठीक है, तो छात्र अध्यापक कथन में आता है हमारा कि विषाणु न्यूक्लियोप्रोटीन के कण होते हैं, इनमें जीव द्रव्य नहीं होता है। प्रत्येक विषाणु में केवल एक डीएनए व आरएनए होता है, या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए का लंबा व कुंडलित सूत्र होता है। डीएनए व आरएनए के सूत्र के चारों ओर प्रोटीन अणुओं का बना हुआ मोटा तथा सुरक्षात्मक आवरण होता है। जंतु विषाणुओं में डीएनए का सूत्र होता है, जंतुओं में डीएनए का होता है, और पादपों में यानी कि वनस्पतियों में विषाणु जो होता है वो आरएनए का सूत्र का होता है। विषाणुओं में वायरस में लगभग 6% का भाग डीएनए या आरएनए होगा, बाकी का 94% भाग प्रोटीन का होता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हमें याद रखनी है। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है, ये हमारी व्याख्या पूरी हो गई। तो छात्रों ने ध्यानपूर्वक सुना व लिखा। तो श्यामपट्ट कार्य में हम मोस्ट लिखेंगे कि विषाणु किससे मिलकर बने, न्यूक्लिक एसिड व प्रोटीन से। न्यूक्लिक एसिड कौन कौन से हैं, डीएनए व आरएनए। डीएनए क्या है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए का पूरा नाम राइबोन्यूक्लिक एसिड। विषाणु क्या है, न्यूक्लियोप्रोटीन के कण हैं, इनमें जीव द्रव्य नहीं होता। और ये चार्ट पेपर पे बनाकर ले जाऊंगी मैं। बाह्य संरचना जीवाणु भोजी विषाणु की, उसके बाद ये मैं आपको बता चुकी हूँ यहाँ तक। फिर इसके बाद तीसरा टॉपिक आता है विषाणु के सजीव गुण। विषाणु में दोनों तरीके के गुण पाए जाते हैं, सजीव व निर्जीव। तो देखो सजीवों के क्या गुण होते हैं। तो सजीवों के गुण हम जानते ही हैं कि गति करते हैं, पोषण करते हैं, प्रजनन करते हैं, वृद्धि करते हैं, आदि गुण होते हैं। ये प्रश्नोत्तर प्रविधि है, क्योंकि यहाँ हम प्रश्न कर रहे हैं। दूसरा है विषाणु को हम सजीव क्यों कहते हैं। तो छात्र एकदम से संभावित उत्तर देंगे, मतलब कि उत्तर देने में संभव भी है नहीं भी है, ठीक से आंसर नहीं दे पा रहे हैं। तो इस पर हम श्यामपट्ट कार्य ये यहाँ लिखेंगे, जो हमने वहाँ पढ़ा है वही हम यहाँ लिखेंगे। प्रत्येक विषाणु में केवल एक डीएनए या आरएनए का लंबा कुंडलित सूत्र होता है, एक होता है, या तो डीएनए होगा या आरएनए का एक कुंडलित सूत्र होता है। जंतु विषाणुओं में डीएनए तथा वनस्पति विषाणुओं में आरएनए होता है। और विषाणु में 6% डीएनए या आरएनए होता है, बाकी का 94% प्रोटीन होता है। और ये मैंने डायग्राम बनाया है एक छोटा सा, आप देख सकते हैं। और ये चार्ट पेपर पे बनाने के लिए मैंने टोबैको मोज़ेक विषाणु का डायग्राम बनाया है। उसके बाद है छात्र अध्यापिका कथन कि सजीव गुण को लेकर कौन कौन से सजीव गुण होते हैं। तो विषाणुओं में सजीवों के लक्षण पाए जाते हैं, क्योंकि विषाणु की माप, आकृति एवं संरचना सजीवों की भांति निश्चित होती है। और विषाणु में सजीव पदार्थ न्यूक्लिक अम्ल व प्रोटीन होते हैं। तीसरा, ये सजीव कोशिकाओं में प्रवेश करके वृद्धि करते हैं, और ये प्रजनन भी करते हैं, 1 से 2 भी होते हैं। इनमें आनुवांशिकता भी पाई जाती है। ये जीवधारियों में रोग भी पैदा करते हैं। व्याख्यान विधि है जो, तो इसमें छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व लिखेंगे। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा चौथा कि विषाणु के निर्जीव गुण क्या हैं। तो किसी पदार्थ को निर्जीव क्यों कहा जाता है, जिसमें ये उपापचय क्रिया नहीं होती। उपापचय क्रियाओं का मतलब होता है पोषण, वृद्धि, श्वसन क्रियाएं नहीं होती हैं। ये प्रश्नोत्तर विधि है, क्योंकि इसमें हम प्रश्न कर रहे हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन है विषाणु को निर्जीव क्यों कहते हैं। तो छात्र कंफ्यूज होके उत्तर नहीं दे पाएंगे, समस्यात्मक प्रश्न हो गया जी। इसका हम श्यामपट्ट कार्य हो गया हमारा विषाणु के सजीव लक्षण,
1-2 की इनकी माप, आकृति, संरचना सजीवों की तरह होती है, ये प्रजनन करते हैं, ये जीवधारियों में रोग पैदा करते हैं, इनमें आनुवंशिकता पाई जाती है। ये हमें यहीं से बनाकर लिखने होते हैं श्याम पट पर, ब्लैक बोर्ड पर हमें यहीं से लिखने पड़ते हैं, ठीक है। यहाँ से जो हम व्याख्या करते हैं ना बच्चों के लिए, इसी में से मोस्ट टॉपिक लेके 1-2 लाइन हमें यहाँ लिखनी होती है। फिर उसके बाद है कि इनमें जीव द्रव्य जो निर्जीव गुण है हमारे, तो इनमें जीव द्रव्य, कोशिका कला तथा कोशिकांग नहीं पाए जाते। उसने क्वेश्चन करा था कि निर्जीव क्यों होते हैं, क्योंकि इनमें ना तो जीव द्रव्य होता है, ना कोशिका कला होती है, ना कोशिकांग पाए जाते हैं, तथा इनमें उपापचय क्रिया कौन सी होती है, श्वसन पोषण का अभाव होता है। दूसरा नेक्स्ट है कि जीवित कोशिकाओं से बाहर इनमें वृद्धि प्रजनन नहीं होता। जब तक ये किसी जीवित कोशिका में होते तभी तक प्रजनन और आनुवांशिकता और रोग पैदा कर सकते हैं, और जीवित कोशिका से बाहर आते ही ना तो ये वृद्धि कर सकते हैं, ना ही प्रजनन कर सकते हैं, और तो और इनको क्रिस्टलों के रूप में परिवर्तित करके बोतलों में काफ़ी लंबे समय तक रखा जा सकता है। और ये हम व्याख्या कर रहे हैं निर्जीव गुण की, तो यहाँ छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं व लिख रहे हैं। और विधि यहाँ पे हो गई व्याख्या विधि, व्याख्यान विधि। तो इसका श्यामपट्ट कार्य है कि विषाणु के निर्जीव गुण, इनकी संरचना कोशिकाओं जैसी नहीं होती है, इनमें उपापचय क्रिया नहीं होती है, इनमें जीवित कोशिकाओं के बाहर वृद्धि व प्रजनन नहीं होता है। नेक्स्ट टॉपिक है विषाणु जनित रोग। तो ये आ गए हमारे विषाणु किन किन सजीवों में रोग पैदा करते हैं। तो विषाणु जंतुओं एवं पादपों दोनों में रोग पैदा करते हैं। यहाँ प्रश्नोत्तर है। अच्छा, चेचक रोग किससे फैलता है, तो चेचक रोग एक विषाणु द्वारा फैलता है। और ये भी बता दूं, चेचक जिस विषाणु द्वारा फैलता है वो सबसे बड़ा विषाणु कहलाता है। विषाणु जनित रोग कौन कौन से हैं, तो छात्र कुछ उत्तर देंगे, कुछ नहीं देंगे, तो यहाँ हम लिख सकते हैं छात्र संभावित उत्तर देंगे। फिर अध्यापिका कथन आ जाएगा कि मनुष्य में फैलने वाले रोगों को लगभग 75% रोग विषाणुओं के संक्रमण से ही होते हैं, जैसे छोटी माता। यहाँ छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं व लिख रहे हैं, और ये हम व्याख्या कर रहे हैं इसलिए ये व्याख्यान विधि है। तो कौन कौन से रोग हैं, छोटी माता, चेचक, खसरा, इन्फ्लुएंजा, पोलियो, रेबीज, परिसर्प, जुखाम, कैंसर, एड्स, गलसुआ, हेपेटाइटिस, यकृत शोथ, जठरांत्र शोथ आदि। और यहाँ पे ये व्याख्या करी थी, तो मैंने ये व्याख्यान विधि दोबारा से लिख दी है। और तो श्यामपट्ट पे आप लिख सकते हैं विषाणु जनित प्रमुख रोग। चेचक, छोटी माता, जो यहाँ लिखे थे हमने वही उठा के हमने यहाँ लिख दिए। ये हमारा फाइनल लेसन प्लान कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हम यहाँ पर पुनरावर्ती प्रश्न लिखेंगे। पुनरावर्ती प्रश्न वो होते हैं जो हमने पढ़ाया उसी में से प्रश्न। तो मैंने यहाँ पे लमसम 8 प्रश्न बनाए, आप इसी में से 8 प्रश्न बना लीजिए कि विषाणु को किस भाषा से लिया गया और उसका क्या अर्थ है। दूसरा है विषाणु की खोज किसने की थी। तीसरा, विषाणु किसके कण होते हैं। चौथा, विषाणु में कितने प्रतिशत प्रोटीन होता है। ये मैंने उसमें से ही देख के क्वेश्चन बना दिए हैं। 5th है कि विषाणु में कौन कौन से न्यूक्लिक अम्ल पाए जाते हैं। 6 है कि विषाणु का संगठन कोशिकाओं जैसा क्यों नहीं होता है। 7th आएगा विषाणु जनित रोग कौन कौन से हैं। 8th आएगा कि मनुष्य में एड्स रोग किसके द्वारा होता है। नेक्स्ट आएगा हमारा कि विषाणु के चारों ओर किसका आवरण होता है। उसके बाद आप हेडिंग डालिए पर्यवेक्षक की टिप्पणी एवं सुझाव। वैसे तो होता नहीं है क्योंकि ये फाइनल लेसन प्लान है, फिर भी हमें बनाना होता है। अगर उनकी कोई टिप्पणी हो, सुझाव हो तो वो दे दें और यहाँ पे सिग्नेचर कर देंगे। हमारा फाइनल लेसन प्लान कंप्लीट हो चुका है।